नमस्कार, बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। मैं हूं शीनम शर्मा और सबसे पहली खबर आपको बताते हैं उधम सिंह नगर से, जहां पर किच्चा इलाके में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। यहां के शंकर फार्म की कच्ची बस्ती बने घरों में एक प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी बिजली के मीटर बदलने पहुंच गए। इसकी खबर जैसे ही स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री तिलकराज बेहड़ को लगी तो वो मौके पर पहुंच गए। बेहड़ इतने गुस्से में थे कि उन्होंने पहले प्रीपेड मीटर की पेटी से मीटर निकाले, फिर एक एक कर मीटर बॉक्स से निकालकर सड़क पर पटकना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, तिलकराज बेहड़ का मन जब इससे भी नहीं भरा तो उन्होंने हाथ में ईंट उठा ली और वो ईंट से ही मीटर तोड़ते दिखे। बेहड़ का आरोप है कि राज्य सरकार जनता के साथ साजिश कर रही है। प्रीपेड मीटर लगाकर बिजली महंगी करने की साजिश हो रही है। बेहड़ ने ऐलान कर दिया कि वो किसी कीमत पर प्रीपेड मीटर नहीं लगने देंगे, भले ही सरकार उन्हें जेल में डाल दे। तोड़े जा रहे हैं। इच्छा में जहाँ मीटर लगेगा वही मैं तोड़ूंगा। एक नहीं चाहे 50 मुकदमे मेरे खिलाफ लग जाए, जेल चला जाऊंगा। मीटर किच्छा विधानसभा में नहीं लगने दूंगा। मैंने प्रण लिया है, आज फिर दोहरा रहा हूँ, किच्छा विधानसभा में मीटर नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। हल्द्वानी के नए नवेले मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम धामी के नक्शे कदम पर चलते हुए गजराज ने हल्द्वानी में व्यापार करने वाले हर रेहड़ी पटरी वाले का रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया। हल्द्वानी में अब वही रेहड़ी पटरी पर व्यवसाय कर सकेगा जिसका रजिस्ट्रेशन पहचान पत्र के साथ नगर निगम में होगा। साथ ही दुकानदार को रेहड़ी पर अपने नाम की प्लेट भी लगानी होगी। नए मेयर को इस फैसले में पक्ष और विपक्ष दोनों ही पार्षदों का खुला समर्थन मिल रहा है। वो शहर की सुरक्षा और बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए इस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को बेहद जरूरी बता रहे हैं। जो हल्द्वानी में हाट बाजार लगती हैं या जो ठेले लगते हैं या जो ठेलों पर काम करते हैं, उन सब से हमने कहा है कि वो निगम में जो निगम के अंतर्गत लगाते हैं वो सब अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, अपना परिचय पत्र निगम को दें कि हम कहाँ से आए हैं, कौन लोग हैं, क्या हैं, उनका पूरा ब्यौरा निगम के पास होना चाहिए। ये एक सुझाव दिया है हमारे मेयर साहब ने और इसके ऊपर बहुत जल्दी अमल कराया जाएगा। लेकिन जो हमारा सोचना है, जो और शहर के हिसाब से सोचना है, जो कानून व्यवस्था के हिसाब से सोचना है, ये बहुत अच्छा फैसला है कि इनका सत्यापन होना चाहिए, हर जगह सत्यापन होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। संसद भवन में महेंद्र भट्ट ने शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने दिल्ली चुनाव में जीत की बधाई दी और उत्तराखंड के सामयिक मुद्दों पर बातचीत भी की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत के बनबसा में राष्ट्रीय खेलों के तहत चल रही रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता के समापन पर पहुंचे। इस मौके पर जहां सीएम ने राफ्टिंग प्रतियोगिताओं का आनंद लिया, वहीं जीत दर्ज करने वाले प्रतिभागियों को मेडल भी दिए हैं। सीएम धामी ने कहा कि उनकी कोशिश उत्तराखंड को ड्रग मुक्त करने की है। सरकार प्रयास कर रही है कि युवा नशे से दूर होकर खेलों के प्रति अपना रुझान बढ़ाएं। मैं चाहता हूं कि हमारे राज्य के जो हमने राज्य में ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का संकल्प लिया है, ये जो खेल है, खेलों के स्ट्रक्चर हैं, हमारे नौजवान युवाओं को खेलने के लिए जो अच्छे स्टेडियम मिलने वाले हैं, अच्छे स्थान मिलने वाले हैं, अच्छी सुविधाएं मिलने वाली हैं, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने वाले हैं। हल्द्वानी में 14 फरवरी को राष्ट्रीय खेलों का समापन होगा, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम को राज्य की धामी सरकार यादगार बनाना चाहती है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने इसी कार्यक्रम के समापन से जुड़ी एक बैठक सोमवार को हल्द्वानी में की, जिसमें सारी तैयारियों की समीक्षा की गई है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको बताते हैं। माउंटेन बाइकिंग में उत्तराखंड की सुनीता श्रेष्ठ ने राज्य के लिए कांस्य पदक जीता है, जबकि महाराष्ट्र की परिणीता सुमंत को स्वर्ण और कर्नाटक की स्टार नजूरी को रजत पदक मिला है। वहीं पुरुष एमटीबी में खुशीराम को गोल्ड, खरीक सिंह तिगपू को रजत और कमलेश राणा को रजत पदक मिला है।
नेशनल गेम्स में एमटीबी को पहली बार जोड़ा गया है, जिसमें 19 राज्यों के 72 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और उत्तराखंड में नेशनल गेम्स के बीच हल्द्वानी में एक ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसमें आपको एक साथ पांच गेम्स देखने को मिलेंगे। अगर आप एक ही खिलाड़ी को पहले रनिंग, फिर स्विमिंग और फिर निशाना साधते या फिर फेंसिंग यानी कि तलवारबाजी करते हुए देखना चाहते हैं तो ये खेल आपको अपनी तरफ खींच लेगा। देखिए, कभी रनिंग, कभी स्विमिंग, कभी लेजर गन से निशाना और फिर तलवारबाजी, ये सब ओलंपिक खेलों में शामिल मॉडर्न पेंटाथलॉन गेम का हिस्सा है और इसकी झलक हल्द्वानी में चल रहे नेशनल गेम्स में देखने को मिल रही है। भले ही मॉडर्न पेंटाथलॉन नाम का ये खेल ज्यादा पॉपुलर ना हो, लेकिन इसी खेल की बदौलत उत्तराखंड का नेशनल गेम्स पदक तालिका में स्थान 6 नंबर पर पहुंच गया है, क्योंकि इस खेल में उत्तराखंड अभी तक 1-2 नहीं बल्कि पूरे 7 पदक हासिल कर चुका है। और ये जितने बच्चे उत्तराखंड के बच्चे आपको रिजल्ट दे रहे हैं, ये पिछले एक दिन का रिजल्ट नहीं है, पिछले 3-4 साल से लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो आज इस मुकाम पे खड़े हुए हैं कि आपको ये मेडल दे पा रहे हैं। क्योंकि पिछले गोवा में हम मेडल से चूक गए थे। वो हमारे बच्चों का पहला नेशनल था, तो थोड़ा अनुभव की कमी और थोड़ा इक्विपमेंट की कमी, जो संसाधन बाद में हमने जुटाए। अब उत्तराखंड गवर्नमेंट में सपोर्ट कर रही है, तो हम थोड़ा और ऊपर चले गए हैं। दरअसल मॉडर्न पेंटाथलॉन, जिसमें तैराकी, तलवारबाजी, घुड़सवारी यानी कि जिसकी जगह अब शो जंपिंग ने ले ली है, तो लेजर गन शूटिंग और रनिंग भी शामिल है। ये एक बेहद मुश्किल खेल है, लेकिन नेशनल गेम्स में उत्तराखंड समेत दूसरे राज्यों से आए खिलाड़ी भी इस प्रतियोगिता में अपना खूब जलवा बिखेर रहे हैं और बेहद उत्साहित भी हैं। ये मैंने फर्स्ट टाइम किया मॉडर्न पेंटाथलॉन। मैं नेशनल मेडलिस्ट हूँ स्विमिंग में, ये तो मेरा फर्स्ट टाइम था एंड इसको अभी आगे कंटिन्यू करना है और बेटर करना है। एंड एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत अच्छा था और बेटर करना है। मॉडर्न पेंटाथलॉन की शुरुआत साल 1912 के ओलंपिक से हुई थी, जिसके नियमों में बीच बीच में बदलाव होते रहे, लेकिन ये किसी न किसी रूप में अंतर्राष्ट्रीय खेलों का हिस्सा रहा। ऐसे में भारत में भी ये गेम तेजी से पॉपुलर हो रहा है और उत्तराखंड के काशीपुर में तो इसकी ट्रेनिंग एकेडमी भी स्थापित हो चुकी है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर है। चारधाम यात्रा के पहले महीने में वीवीआईपी और वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई है। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने बताया है कि उत्तराखंड के मुख्य सचिव की तरफ से सभी राज्यों के मुख्य सचिव को लेटर भेजा जा चुका है और लेटर में लिखा है कि यात्रा के पहले महीने में किसी भी वीआईपी को दर्शन के लिए नहीं आना है। हालांकि कोई आम नागरिक की तरह दर्शन के लिए आना चाहता है तो वो आ सकता है, लेकिन किसी को वीवीआईपी प्रोटोकॉल नहीं दिया जाएगा। चारधाम यात्रा को लेकर ये बड़ी खबर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज यूपी के प्रयागराज महाकुंभ में पवित्र स्नान किया। सीएम धामी परिवार सहित त्रिवेणी संगम पहुंचे और पवित्र स्नान किया। इस दौरान सीएम धामी ने अपनी मां को स्नान कराया। वहीं सीएम धामी ने यह भी कहा कि मेरे जीवन के उन अमूल्य और भावुक क्षणों में से ये एक है जिन्हें शब्दों में पिरोना संभव नहीं है। तो महाकुंभ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्नान किया है। सपरिवार अपनी मां को संगम में आस्था की डुबकी लगाते हुए भी नजर आए। उनकी वाइफ गीता धामी भी साथ में मौजूद रहीं और ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब संगम में स्नान किया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। और ये 6 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आ गई हैं। पहली तस्वीर नाव से जब संगम पहुंचे पुष्कर सिंह धामी, वो आप देखिए, परिवार के साथ स्नान करते नजर आए। पवित्र स्नान संगम में किया, मां को भी स्नान करवाया और सूर्य को भी अर्घ्य देते नजर आए। परिवार के साथ पूजा अर्चना भी उन्होंने की है। स्नान करना, डुबकी लगाना अपने आप में बहुत बड़ा धर्म का काम है और अच्छा लग रहा है।
यहाँ पर आकर और पूरे देश दुनिया के लोग यहाँ आ रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मैं भी अपने को धन्य समझता हूँ। देवभूमि उत्तराखंड से ही माँ गंगा भी आती है, यमुना भी आती है और संगम में आकर डुबकी लगाई है और निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत ही मैं कहूँ कि मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे भी इन करोड़ों करोड़ों लोगों के साथ यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने का अवसर मिला है। कांग्रेस नेता हरीश रावत उत्तराखंड में अक्सर मुख्यमंत्री की तारीफ करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को विपक्ष को रौंदने वाला प्रचारक बता दिया है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले हरीश रावत भी बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? देखिए। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेस नेता हरीश रावत ने 24 घंटे में 2 सोशल मीडिया पोस्ट किए। दोनों पोस्ट में एक बात कॉमन है कि दोनों पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र है। पहली पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा में कौन ज्यादा हिटर है, ये बात हरीश रावत ने लिखी। दूसरे पोस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री ने हालात को चिंताजनक बताया और लिखा कि बीजेपी के पास इस समय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के रूप में विपक्ष को रौंद देने वाले जबरदस्त प्रचारक हैं। दिल्ली जीते उससे पहले बिहार की तैयारी, ये है आज की बीजेपी। एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व के खिलाफ लड़ रहे हैं और ऐसे में हरीश रावत की तरफ से रौंदने वाले प्रचारक की बात देश में कांग्रेस के भविष्य और नेतृत्व पर कई सवाल खड़े करती है। वहीं हरीश रावत की बात से कांग्रेस के नए पुराने नेता ही इत्तेफाक नहीं रखते। हमारे पास जहां तक लीडरशिप की बात है कोई कमी नहीं है, कोई वैक्यूम नहीं है। राव जी के कोई बात उन्होंने कही है, उस पर मैं कोई बात कहूं तो कदापि उचित नहीं है। हरीश रावत जी ये कहना चाहते हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी इतने अच्छे प्रचारक हैं कि उनके आगे राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी की जो उन्होंने कैंपेन किया वो थोड़ा कम था। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की बातें कार्यकर्ताओं का जो है मनोबल गिराने का कार्य करती हैं और इस समय मुझे लगता है वरिष्ठ नेताओं को ऐसी बयानबाजियों से दूर रहना चाहिए। दिल्ली चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करना कांग्रेस नेताओं के गले नहीं उतर रहा, तो बीजेपी कांग्रेस के मंझे हुए नेता हरीश रावत के बयान से खासी खुश है। बीजेपी के मुताबिक हरीश रावत को कांग्रेस का भविष्य दिख रहा है और साथ ही साथ ये भी कह दिया बीजेपी ने कि 2027 से पहले हरीश रावत कहीं उनकी पार्टी यानी कि बीजेपी में ही शामिल न हो जाएं। माननीय हरीश रावत जी की पूरी आत्मा तो इधर आ गई, शरीर वहां पर है कांग्रेस में। कांग्रेस के अंदर कुछ रह भी नहीं गया। अब जो मजे हुए नेता है, जो अच्छे लीडर्स थे, उन्होंने बाकायदा कांग्रेस को अलविदा कह करके जो है भारतीय जनता पार्टी कुछ ने ज्वाइन किया, कुछ ने वैसे छोड़ दिया है। और अब मुझे माननीय हरीश रावत जी का भी ऐसा ही लग रहा है कि कुछ दिन बाद वो इधर ही आने के मूड में है और उनका हम स्वागत करेंगे। पूर्व सीएम हरीश रावत वक्त वक्त पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करते हैं, लेकिन अब दिल्ली चुनाव में मिली करारी हार के बाद पीएम मोदी और अमित शाह की तारीफ करना कई सवाल खड़े करता है। सवाल ये भी कि क्या हरीश रावत को अपने पार्टी नेतृत्व और अपने पार्टी पर भरोसा नहीं रहा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड एसटीएफ ने पिथौरागढ़ में भालू की पिट के साथ एक नेपाली नागरिक को गिरफ्तार किया। भालू की पिट साल भर पुरानी बताई जा रही है। एसटीएफ के साथ वन विभाग और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल दिल्ली की भी टीम इस दौरान मौजूद रही। आरोपी नेपाल के बैतड़ी का रहने वाला है। एसटीएफ का ये कहना है कि उसके पास नेपाल से वन्य जीव अंगों की तस्करी का इनपुट मिला था, जिसे देखते हुए सीक्रेट मिशन चलाया गया। उत्तराखंड एसटीएफ के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। एसटीएफ ने एक ऐसे कैदी को पकड़ा है जो जेल में हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहा था, लेकिन अगस्त 2023 में सितारगंज जेल से फरार हो गया। दरअसल साल 1995 में नानकमत्ता में हुई हत्या के मामले में जनरल सिंह को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन तकरीबन 1.5 साल पहले सितारगंज सेंट्रल जेल से फरार हो गया। एसटीएफ ने इसे राजस्थान के जोधपुर जिले से गिरफ्तार किया। यहां पर मजदूरी का ये काम कर रहा था
पकड़ा गया कैदी 50,000 का इनामी था। जलवायु परिवर्तन का असर उत्तराखंड आने वाले प्रवासी पक्षियों पर भी पड़ने लगा है। तापमान बढ़ने से इस बार विदेशी मेहमानों से आसन वेटलैंड जल्द सूना पड़ सकता है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रामसर साइट आसन वेटलैंड इन दिनों विदेशी मेहमानों से गुलजार है। ये विदेशी मेहमान हजारों मील का सफर तय कर इस झील पर पहुंचने वाले खास पक्षी साइबेरियन बर्ड्स हैं और हर साल लगभग 200 से ज्यादा प्रजाति के विदेशी पक्षी यहाँ आते हैं। हर साल अक्टूबर और नवंबर में ये विदेशी पक्षी भारत का रुख करते हैं और मार्च के समय वापस चले जाते हैं। लेकिन जलवायु में हुए परिवर्तन का असर उत्तराखंड आने वाले प्रवासी पक्षियों पर भी पड़ रहा है और इस बार विदेशी मेहमानों से आसन वेटलैंड जल्द सूना पड़ सकता है। जैसा कि अभी हमारी जनवरी में काउंटिंग में 117 प्रजाति के सभी पक्षी और 5,225 के करीब यहाँ पक्षी पाए गए थे, जिसमें से प्रवासी पक्षियों की संख्या लगभग 3 से 4,000 पाई गई है। तो अभी जो यहाँ पक्षी हैं अभी तो हैं, लेकिन अभी जैसे मौसम की गर्मी है, जाने का समय जो इनका मार्च तक का होता है, तो अगर गर्मी बढ़ती रही तो ये जल्दी यहाँ से प्रवास पर वापस चले जाएंगे। जनवरी में हुई गणना के मुताबिक इस बार 117 प्रजाति के 5,225 पक्षी आसन वेटलैंड पहुंचे, जो बीते साल पहुंचे विदेशी पक्षियों के आंकड़े के बराबर हैं। लेकिन दुर्लभ प्रजाति के पक्षी पलाश फिश ईगल की 2017 में यहाँ पर नेस्टिंग नहीं हुई है, जो कि चिंता का विषय बना हुआ है। पक्षी विशेषज्ञों का मानना है कि वेटलैंड्स पर प्रदूषण अधिक हो रहा है, जिसके चलते पलाश फिश ईगल की यहाँ नेस्टिंग नहीं हो रही है। क्योंकि क्या हो रहा है कि बहुत सारी जो वेटलैंड्स हैं इनमें प्रदूषण बहुत आ जा रही है। पानी की जो प्रदूषण है, इससे काफ़ी सारी जो स्पीशीज़ हैं यहाँ पे घट रही है। यहाँ पे स्पेसिफिकली एक पलासिस फिश ईगल नाम का एक बाज होता है जो मच्छी खाती है। ये ग्लोबली थ्रेटन्ड स्पीशीज़ है और इसकी नेस्टिंग यहाँ पे होती है। अभी हमने देखा है कि कुछ सालों से इनकी नेस्टिंग यहाँ पे कम हो गई है, मतलब नेस्टिंग हो ही नहीं रही है। ऐसे में जरूरत है आसन कंजर्वेशन रिजर्व पर पक्षियों के व्यवहार को देखते हुए काम करने की, ताकि इन विदेशी मेहमानों की संख्या में इजाफा और इनको देखने के लिए देश भर से बर्ड लवर यहाँ पहुँचे और इनका दीदार करें। न्यूज़ 18 के लिए विकास नगर से कुलदीप चौहान की रिपोर्ट। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।